हेलो एवरीवन, मैं राधेश्याम सर आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS कैंपस में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इसी सीरीज में मैं आपके लिए अगला प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है आपके सामने आज लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। तो आई होप आप लोग पिछला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके पिछला वीडियो देख लीजिए। फ़िलहाल उससे इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है क्योंकि सभी प्रॉपर्टियों का फंडामेंटल अलग अलग है। तो कोई बात नहीं यदि नहीं देखे हैं तो, लेकिन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं नई प्रॉपर्टी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोहेशन। तो इसको कोहेजन या कोहेशन लोग बोलते हैं। इसको ससंजकता या ससंजक भी बल कहते हैं। इसको ससंजक या ससंजकता भी कहते हैं। तो हिंदी भी इसको आप लोग लिखते चलिएगा, हम बोल देंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ससंजक है क्या। तो पूछा जाए कि कोहेशन क्या है तो इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। आप लोग इंटरमीडिएट में या फर्स्ट ईयर में इसका नाम सुने होंगे। तो बताया जाता है क्या कि किसी मटेरियल, किसी पदार्थ, जनरली जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विड या गैस की बात हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं दोनों जो भी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, हमारा ज़्यादातर फोकस या तो लिक्विड पे होगा या तो गैस पे होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे वो रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स ही होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये जो कोहेजन की प्रॉपर्टी है वो दोनों हम या तो लिक्विड में डिफाइन करेंगे या तो गैस में। तो एक बात मैं बता दूं, इस गैस में कोहेजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, आसानी कि नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है गैस में वो बिल्कुल नगण्य होता है। तो केवल हम यहाँ पे लिक्विड में ही कोहेशन की बात करते हैं। अब बात आती क्या है, कोहेशन है क्या। तो आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, सपोज करिए कंटेनर है, इसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया, ये वाटर हो सकता है, ये मरकरी हो सकता है, ये केरोसिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इस लिक्विड के सेम मॉलिक्यूल के बीच, अर्थात इसका दो मॉलिक्यूल ले लें, एक मॉलिक्यूल हम ए ले लें और यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल बी ले लें, तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को, यानी किसी एक ही लिक्विड के दो मॉलिक्यूल के बीच, या दो लिक्विड है लेकिन दोनों सेम है, तो एक ही लिक्विड के सेम दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को ही कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये कोहेसिव फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण आता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कोहेशन। तो यहाँ पे दो नाम लिए हैं, एक कोहेशन और एक कोहेसिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा। तो बता रहे हैं कि एक ही लिक्विड के दो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये कोहेसिव फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी लिक्विड में पाया जाता है उसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कोहेजन। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कोहेशन से रिलेटेड या कोहेसिव से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। जैसे जो कोहेसिव फोर्स होता है ये बाकी दो फोर्स, जैसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, या आप पढ़े होंगे ये जो होता है ये दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इन सबसे भिन्न होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कोहेसिव फोर्स होता है इसकी फिनोमिना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक निश्चित डिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं 10⁻⁹ मीटर, अर्थात इसको इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, जब दो मॉलिक्यूल इनके बीच स्थित होंगे या इनसे 10⁻⁹ मीटर के जितना पास होंगे इसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। और जब 10⁹ मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए दो मॉलिक्यूलों के बीच तो इस फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो एक बात और समझ लीजिएगा कि ये जो कोहेसिव फोर्स होता है ये आपके अन्य फोर्सों से बिल्कुल अलग होता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर एक बात मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, अर्थात कोहेसिव फोर्स कार्य करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कोहेशन। इसका एग्जांपल कुछ बता देते, जैसे इसका एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, इंटरमीडिएट में भी आप लोग पढ़े होंगे। जैसे दो जल की बूंदों को मिला दिया जाए तो एक बड़ी बूंद बन जाती है।
अर्थात दो जल की बूंदों को मिल करके एक बड़ी बूंद बन जाना, ये आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कोहेशन का। अर्थात दोनों सेम मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात बता दें, जैसे कोई ग्लास है, ध्यान दीजिएगा, इस ग्लास की सरफेस को यदि किसी पारा मरकरी के संपर्क में लाएं तो ये जो मरकरी होता है ये इसके सरफेस को भिगोता नहीं है। अर्थात ये इसको जो है इसको भिगोएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस मरकरी के दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो अधिक होता है। क्यों नहीं भिगोता है, इसका रीजन अभी आगे और मैं बताऊंगा। तो दो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। पहला नोट कर लीजिएगा क्या, कि दो जल की बूंदों को मिल करके एक बड़ी बूंद बना लेना, ये भी आपका कोहेशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। या मरकरी जो होता है ग्लास की सरफेस को भिगोता नहीं है, जो है ये भी आपका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आई होप कोहेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं सेकेंड, अगली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, एडेशन। तो कोहेशन और एडेशन दोनों एक साथ हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एडेशन की जब बात हम करते हैं तो होता क्या है, दो डिफरेंट मटेरियल, उसमें एक लिक्विड हो सकता है, एक सॉलिड भी हो सकता है, या दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं। तो जब दो डिफरेंट मटेरियल, दो भिन्न भिन्न पदार्थ के मॉलिक्यूल्स के बीच दो भिन्न भिन्न या डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच जब यही अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, सेम वही दूरी होनी चाहिए। सारा रूल कोहेशन का ही है, लेकिन अंतर यह है कि कोहेशन में हम एक ही लिक्विड का या सेम मटेरियल के दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स देखते हैं, और एडेशन में दो डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच जो है अट्रैक्शन फोर्स को देखते हैं। तो जब दो भिन्न मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो उसे हम लोग नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स। ये बात समझ में आई। और यह एडहेसिव फोर्स उन मटेरियल में जिस प्रॉपर्टी के कारण आता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं एडहेशन। तो जैसे कोहेशन है वैसे एडहेशन होगा। तो क्या परिभाषा देंगे, आप लोग ध्यान से लिख लीजिएगा कि दो भिन्न मटेरियल के बीच, दो भिन्न मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और ये एडहेसिव फोर्स उस लिक्विड में या उन मटेरियल के बीच जिस प्रॉपर्टी के कारण जनरेट होता है उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं एडहेशन। इसका एग्जांपल ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये चाक है, ये बोर्ड है, हम जब चाक को बोर्ड के संपर्क में ला रहे हैं तो इसका निशान पड़ जा रहा है। अब निशान पड़ जा रहा है तो इस चाक के मॉलिक्यूल और इस बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये चिपक जा रहे हैं, इसका ये निशान पड़ जा रहा है। तो ये भी आपके सामने एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, एडहेशन प्रॉपर्टी का। अर्थात इन दोनों के बीच एडहेसिव प्रॉपर्टी लग रही है जिससे एडहेसिव फोर्स जनरेट हो रहा है और इसका इसमें निशान पड़ जा रहा है। तो चाक का बोर्ड पे निशान पड़ना, पेन का पेपर पे निशान पड़ना, या एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, किसी ग्लास की सरफेस को जब हम मरकरी के संपर्क में ला रहे थे, ये इसको टच नहीं कर रहा था, इसको भिगो नहीं रहा था, बात समझिएगा, इसको मेल्ट जो है कांटेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब यही हम किसी वाटर को किसी ग्लास के संपर्क में जब हम लोग लाते हैं तो ये इसको वेटिंग कर देता है, अर्थात इसको भिगो देता है। तो हम कहते हैं ये नॉन वेटिंग है और ये जो है वेटिंग वाला मटेरियल है, अर्थात ये इसको भिगो देता है। अब बताइए भिगोएगा कैसे? इस जल के मॉलिक्यूल और इस ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स होता है वो इस वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये इस पे चिपक जाते हैं। तो जैसे इसका दो एग्जाम्पल आपने लिखा था। पहला एग्जाम्पल क्या बताए थे आपको, दो जल की छोटी बूंदों को मिलाकर के बड़ी बूंद बना लेना, ये कोहेशन का एग्जाम्पल है। या मरकरी ग्लास की सरफेस को वेट नहीं करता है, भिगोता नहीं है, ये भी कोहेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी दो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इस चाक का बोर्ड पे निशान पड़ जाना लिखने पर, या पेन को पेपर पे लिखने पर निशान पड़ जाना। और फिर आप ले सकते हो कि वाटर जब ग्लास के संपर्क में आता है तो उसकी सतह को भिगो देता है। तो ये दो आपका मेन
इनिशियल प्रॉपर्टी था, एक कोहेशन और एक एडेशन। इन दोनों की बात हम इसलिए किए हैं क्योंकि आगे 2-3 प्रॉपर्टी है, जैसे विस्कोसिटी हो गया, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, जैसे कैपिलरिटी हो गया। इन तीनों को जब हम डिफाइन करेंगे तो उसमें कहीं न कहीं या तो कोहेशन का कारण आता है या तो एडेशन का कारण आता है। तो आई होप आप लोग को ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं आपका अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन। इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये केवल लिक्विड में ही पाया जाता है, ये लिक्विड की ही प्रॉपर्टी होती है, ये न तो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है और न तो गैस की। ये प्रॉपर्टी केवल लिक्विड में पाई जाती है। अब इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है या अच्छे से समझना है तो कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, या पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उस लिक्विड का सरफेस, ध्यान समझिएगा, किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उस लिक्विड का सरफेस सिकुड़ करके, अर्थात वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ करके मिनिमम एरिया एक्वायर्ड करने का प्रयास करता है। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं क्या, सरफेस टेंशन। अर्थात किसी लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने आप को मिनिमाइज एरिया कवर करने का प्रयास करता है। अब क्यों करता है, किसके कारण करता है, ये जेईई में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े एग्जामों में तो नहीं बनते हैं, लेकिन जेईई में पूछा जाता है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या लिख देते हैं, किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी सरफेस सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल, मिनिमम एरिया धारण करने का प्रयास करता है। उस गुण को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्या बताए हैं, किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसका जो सरफेस होता है, पूरा अंदर का मटेरियल नहीं, उसका जो सरफेस होता है वो अपने आप को कंट्रैक्शन में लाएगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़ करके मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करेगा, धारण करने का प्रयास करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। अब इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं कि कैसे ये मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करता है। ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये एक हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने वाटर रख लिया। आप कोई और लिक्विड लेके समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये वाटर लिया। अब कैसे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करता है, इसको ध्यान से समझिए। सपोज करिए यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल ए लिया और इसके फ्री सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल हमने बी लिया। तो अभी हम आपको बताए हैं कि किसी एक ही लिक्विड के दो सेम मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स जो वर्क करता है वो कितने डिस्टेंस में, 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से यदि एक हम लोग 10 टू दी पावर -9 मीटर का एक सर्किल ड्रॉ करें तो हमको मिलता क्या है, इसके अंदर बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में एक दूसरे पे अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या मिला, यहाँ ये दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, ये दोनों आपस में लगाएंगे, ये इधर से लगाएंगे, ये इधर से लगाएंगे, ये इधर से, अर्थात इवरी डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल पे सभी मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा खींचेंगे। तो जब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की,
तो वो आपका 0 आता है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स 0 आता है तो इसमें कोई मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देता है, अर्थात यहां पे सरफेस टेंशन हमको नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम सरफेस पे यही सर्किल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो हम पाते क्या हैं कि जो नीचे के मॉलिक्यूल हैं ये इसको आपस में यहां पे सरफेस पे ऐसे, यहां पे ऐसे स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो जब ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उनके द्वारा कोई कोहेजन नहीं लगेगा। अब कोई जब फोर्स नहीं लगेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो कहां आएगा, नीचे की तरफ। रिजल्टेंट जो आएगा वो कहां आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे सरफेस पे एवरी पार्टिकल पर जो ये फोर्स लगेगा वो हमेशा जल के अंदर ही लगेगा। यदि यहाँ इधर लग रहा है किनारे हैं तो ऐसे खींचेगा, इधर ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, तो आप पाएंगे क्या कि ये हमेशा जब अंदर की तरफ होगा तो ये हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करेगा, और जब सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो इसी जो है तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करेगा, और यही जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन समझ में आया, क्या बताए हैं, ये सॉलिड में नहीं पाया जाता है, ये गैस में पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम होता है, लगभग नगण्य होता है। तो जाहिर सी बात है हम केवल लिक्विड पे फोकस करेंगे। तो क्या कहेंगे, फिर एक बार हम अब इस पे डिस्कस करते हैं किसी लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी जो सरफेस होती है, फ्री सरफेस, वो सिकुड़ करके मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन। अब जेई में एक छोटा कैसे होता है ये, इसके बारे में आपने देखा, ध्यान दिया। अब ये इसमें जेई में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं आपको स्टार कर करके बता रहा हूं, आप लोग बारी बारी से नोट कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि ये सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन दे देगा, कोहेशन के कारण, एडेशन के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्या आप बताइए, ये जो अभी बताए हैं कि मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं, इसमें कहीं ग्लास का कोई रूप है, कोई रोल आया है, नहीं आया है। केवल ये मॉलिक्यूल जो नीचे वाले वही इसको खींच रहे हैं, जिससे वो आपस में सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसका दूसरे से मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है वो ओनली ड्यू टू कोहेजन। तो आप स्टार करके एक लाइन लिख लीजिएगा, किसी लिक्विड में जो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है वो केवल कोहेशन के कारण ही पाई जाती है, न कि एडेशन के कारण। ये बात याद रखिएगा। अतः एडेशन का सरफेस टेंशन में कोई रोल नहीं है। बात समझ में आ गई, लिख लेंगे। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव हम आपको बताते हैं, ठीक है, कि सरफेस टेंशन, जैसे इसी के बाद लोग न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, लेकिन अब ये जेई में क्या है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जेई की बात, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं पूछ करके, लेकिन यूपीटी प्लस सी जेई हुआ या आपके जल निगम हो गए, इन सभी एग्जामों में यूपी आर्मिनल हो गए, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी सरफेस टेंशन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस किस कारक पर निर्भर करता है। तो हम आपको बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा कि सरफेस टेंशन किस किस कारक पर निर्भर करता है। ये नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देना है, आप लोग जो है ध्यान से लिख लीजिएगा। हम बता देते हैं कौन कौन से कारक है, उसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मुख्यतः 4 प्रकार के फैक्टर हमारे सामने आते हैं जिस पे वो निर्भर करता है। सबसे पहला लिख लीजिएगा, टेम्परेचर, तापमान। अर्थात सरफेस टेंशन जो होता है वो उस वाटर या उस लिक्विड के टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। अर्थात टेम्परेचर यदि वेरी करेगा तो आपके सरफेस टेंशन का जो वैल्यू होगा उस लिक्विड में वो भी वेरी करता है। कैसे वेरी करेगा, ध्यान दीजिएगा, किस तरह। जैसे हम लोग यदि टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे T, और यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात करें, अभी आगे न्यूमेरिकल बताएंगे तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको बता देंगे हम। अभी सरफेस टेंशन समझिए, सरफेस टेंशन की बात करें तो किस तरह ये वेरी करेगा। यदि सरफेस टेंशन का तापमान का मान यदि हम लोग बढ़ा दें, यानी टेम्परेचर का मान किसी लिक्विड का बढ़ा दें, तो सरफेस टेंशन का प्रभाव क्या पड़ता है बेटा, ये आपका घट जाता है।
कैसे घट जाएगा ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी हम बताएंगे कि सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेजन। अब कोहेजन क्या है? सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो यदि ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा बंधे हैं, यदि नीचे से टेम्परेचर देंगे, आप हीट करेंगे, तो इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स का बांड है ना, वो कमजोर होता जाता है। और जब कोहेशन ज़्यादा तो सरफेस टेंशन ज़्यादा, और कोहेशन कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इनके बीच जो है आपका जब अट्रैक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, टेम्परेचर का मान बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन का मान क्या होता जाता है? कम हो जाता है। और टेम्परेचर का मान यदि कम कर दे तो सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस तरह इसको पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, सॉल्युबल मटेरियल। सॉल्युबल मटेरियल यानी घुलनशील पदार्थ। किसी लिक्विड में कोई ऐसा मटेरियल आप मिला देते हैं जो पूर्णतः उसमें घुलनशील हो जाए। तो जब उसमें पूर्णतः वो घुलनशील हो जाएगा तो पूछता उसके वजह से सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इनकी वजह से एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछा है 2015 में, UPT+C में भी पूछा हुआ था कि यदि किसी जल में नमक मिला दें तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे दिमाग में केवल यही ऑब्जेक्टिव घुसता है कि कुछ भी मिला देंगे तो सरफेस टेंशन घट जाता है। लेकिन ये बात आपको ध्यान देना है, वो मटेरियल कैसा है। तो यदि वो सॉल्युबल मटेरियल है, पूर्णतः उसमें घुलनशील है, जैसे चीनी और नमक है, तो इनके वजह से सरफेस टेंशन का मान घटता नहीं है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो ये बात आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा कि किसी जल में चीनी या नमक मिलाने के कारण सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच यदि कोई अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, तो यदि चीनी या नमक मिला देते हैं तो इनके बीच बांड थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। तो ये जो है अट्रैक्शन फोर्स जब मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अब तीसरी बात करते हैं इनसॉल्युबल मटेरियल की। तो इनसॉल्युबल मटेरियल पूछता है अघुलनशील पदार्थ, अर्थात ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं है। जैसे आपका सर्फ हो गया, साबुन हो गया। पूछता है इनके वजह से यदि सर्फ की वजह से पूछा जाए कि किसी लिक्विड में क्या प्रभाव पड़ता है सरफेस टेंशन पे, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। यदि किसी जल में सर्फ मिला दिया जाए या सौंफ मिला दिया जाए, ठीक है, तो सौंफ या सर्फ की वजह से जो हमारा सरफेस टेंशन होता है, इसका मान हमारा कम हो जाता है। यहां लिख देते हैं। ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला याद रखिएगा कि टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम बार बार कर रहे हैं, ये कम हो जाता है, ये बढ़ जाता है। थोड़ा सा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन का आपके प्रैक्टिकल जीवन में क्या यूज है, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। किसी वाटर में जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा वो हमारे लिए नुकसानदेह ही होगा, वो फायदेमंद नहीं होगा। जैसे अभी हमको कपड़ा धुलना है, तो यदि उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा तो वो वाटर जो होता है कपड़े के रेशे तक नहीं पहुंचेगा और जो कपड़े का मैल होता है वो अच्छे से साफ नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब कभी भी कपड़े को धुला जाता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? क्या मिला देते हैं? सर्फ मिला देते हैं।
साबुन मिला देते हैं या केरोसिन का प्रयोग कर देते हैं, ये चीज़ आप लोग देखे होंगे। तो इससे होता क्या है, केरोसिन से, सर्फ से, साबुन से, इन सब से सरफेस टेंशन जो होता है वो टूट जाता है टेंशन, और जब वो टूट जाएगा तो कपड़े के रेसे रेसे तक जो है वो वाटर पहुंच जाएगा और मैल को बाहर निकाल लेता है। तो इसलिए याद रखिएगा सरफेस टेंशन हमारे लिए जो होता है वो नुकसानदेह ही होता है, ये फायदेमंद नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल आपको बता दें, सपोज करिए जो है बरसात का जो पानी है, तो वर्षा का जब जल होगा तो उसमें यदि सरफेस टेंशन है तो उसके वजह से जो कीड़े होते हैं जैसे मच्छर होंगे वो उस पर तैरते नजर आएंगे। और आप पढ़े होंगे यदि मिट्टी का तेल उस पर केरोसिन गिरा दिया जाता है तो वो मच्छर उस पर पनप नहीं पाते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर बैठ नहीं पाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो ये चीज़ आपका ये भी एक बेस्ट एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। फिलहाल कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो हमको कंपटीशन में थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप ये तीनों समझ में आ गया होगा, सॉल्युबल मटेरियल और इनसॉल्युबल। इसी यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब फोर्थ नंबर जो क्या होता है, ये वाटर सरफेस के कांटेक्ट में स्थित मीडियम पर, अर्थात ये चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, यानी उस वाटर सरफेस के कांटेक्ट में कैसा मीडियम है। अब जैसे मीडियम का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये आपका कोई वाटर का ड्रॉपलेट है, अर्थात जल की बूंद है। तो जल की बूंद इसके अंदर यानी इस सरफेस के नीचे वाटर है और ऊपर क्या है, एयर है। और यदि अभी सॉफ्ट बबल्स ले लें यानी साबुन का कोई बुलबुला ले लें तो आप पाएंगे क्या, इसके अंदर भी एयर होगा और बाहर भी एयर होगा। तो एक मैं बात आपको बता दूं, इसमें जितनी ज़्यादा फ्री सरफेस पाई जाएंगी उसमें उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी पाया जाएगा। अर्थात यदि किसी सरफेस के दोनों तरफ एयर मीडियम है और किसी सरफेस के केवल एक तरफ मीडियम है, तो जो दोनों तरफ मीडियम होता है उसमें सरफेस टेंशन का मान पहले की अपेक्षा डबल हो जाता है या अधिक हो जाता है। तो याद रखिएगा, यानी दोनों, यदि किसी सरफेस के दोनों तरफ एयर है तो सरफेस टेंशन का मान बढ़ जाता है, और यदि एक तरफ मीडियम है तो उसकी अपेक्षा सरफेस टेंशन का मान जो होता है कुछ कम हो जाता है। तो आई होप सरफेस टेंशन क्या है, किसकी वजह से पाया जाता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इतने टॉपिक हमने आपको समझाया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सरफेस टेंशन क्या होता है ये आपने जाना, सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है किसी लिक्विड में वो किसके कारण होती है ये आपने समझा। फिर उसके बाद सरफेस टेंशन पे कौन कौन सा कारक जो है कारक का प्रभाव पड़ता है ये आपने देखा। अब हम लोग सरफेस टेंशन का फार्मूला पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन का मान किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, उसकी यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फार्मूला यानी सरफेस टेंशन का क्या फार्मूला होता है, इस पे हम लोग बात करते हैं। कभी कभी एग्जामों में इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो अभी जब 2-3 प्रॉपर्टी मैं बता दूंगा तो आपके 1-2 लेक्चर केवल न्यूमेरिकल बेस्ड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट आप लोग सीखिए। तो सरफेस टेंशन सबसे पहले आपको बता दें, सरफेस टेंशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से, या आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे देखे होंगे इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके कंपटीशन में इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बात आप लिख लीजिएगा इसी में कि इसे या सरफेस टेंशन को सिग्मा या टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है इसका फार्मूला क्या होता है। तो जैसे सपोज करिए ये कोई लिक्विड की अपर सरफेस है ये, तो परिभाषा क्या देते हैं इसके फार्मूले की, या इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वो तो प्रॉपर्टी था, अब इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन कि यदि हम यहाँ पे कोई इमेजिनरी लाइन, आप किसी लिक्विड पे लाइन नहीं खींच सकते हैं, लेकिन आप महसूस करिए, ध्यान दीजिएगा कि सरफेस टेंशन, जैसे आपका ये जो सरफेस टेंशन होता है जब वो सिकुड़ता है ना तो उसकी सरफेस जो होती है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह, स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की तरह जो है बिहेव करता है, तनी हुई झिल्ली की तरह। अर्थात ऐसे लगेगा कि ये जो लाइन है इस पे दोनों तरफ
ऐसे टेंजेंशियल फोर्स या उस लाइन के लिए टेंशन फोर्स हम कह सकते हैं। अर्थात फ्री सरफेस पे टेंजेंशियल हो सकता है, लेकिन उस लाइन पे क्या वर्क करेगा, आपका जो है टेंशन फोर्स वर्क करेगा। तो ये टेंशन फोर्स यदि F है, जैसे सपोज करिए ये आपका कोई ऐसे कर्व बना दे, अर्थात सपोज करिए लिक्विड की सरफेस ऐसे कर्व हो गई, तो इसके हमेशा स्पर्शीय ही आपका सरफेस टेंशन वर्क करता है, न कभी इसके परपेंडिकुलर वर्क नहीं करेगा। हमेशा जो होता है ये स्पर्शी ही वर्क करता है, टेंजेंशियल। तो होता क्या है, ये फोर्स यदि टेंजेंशियल वर्क किया और इसकी इमेजिनरी जो लाइन की जो वैल्यू है, लेंथ है, वो सपोज करिए एल है, एरिया नहीं लेंगे, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो लाइन है उसका हम लोग क्या लेंगे, लेंथ। तो कहते क्या हैं, किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस पर खींची गई इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पर, किसी भी लिक्विड के फ्री सरफेस पे खींची गई इमेजिनरी लाइन के यूनिट लेंथ पर जो लगने वाला ये टेंशन फोर्स F होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अर्थात सिग्मा बराबर होगा F/L। यदि इसको 1 कर दिया जाए तो F ही सिग्मा होगा, इसलिए यूनिट लेंथ पे वर्क करने वाले फोर्स F को ही हम लोग नाम देते हैं सरफेस टेंशन, सिग्मा या T से। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो आप यहां से देखेंगे क्या, इसकी जो यूनिट होगी बेटा, ये इसकी यूनिट इन दोनों की यूनिट के बराबर होगा। तो इन दोनों की यूनिट मिला दीजिए तो इसकी यूनिट मिल जाएगी। तो सिग्मा मात्रक बराबर F का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अर्थात जो सिग्मा का मात्रक होगा बेटा वो न्यूटन पर मीटर होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये आपका पहला आपका फार्मूला है। एक फार्मूला और होता है, ध्यान दीजिएगा, अर्थात सिग्मा का मान निकालने के लिए एक सूत्र और हम लोग पढ़ते हैं, सिग्मा बराबर डेल्टा W/A। अर्थात ये आपको कह सकते हैं, इसको कहते हैं सरफेस एनर्जी, और ये है सरफेस एरिया। अर्थात सरफेस एनर्जी में सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें तो भी हमारा सिग्मा का मान मिल जाता है। अब इसके अनुसार यदि यूनिट पूछा जाए, यूनिट क्या होगा, तो इसके अनुसार यूनिट जो एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो या वर्क हो, उसका जो फार्मूला होता है वो जूल होगा और प्रति मीटर स्क्वायर होगा। तो आप दो फार्मूला नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं ये कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको बताए हैं, सपोज करिए ये कोई वाटर का या किसी भी लिक्विड का कोई ड्रॉपलेट है, सपोज करिएगा, शुरू में ऐसे है। तो आपको मैं बताया हूं कि सरफेस टेंशन की वजह से हमेशा ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो सपोज करिए ये स्वयं सिकुड़ करके यहां तक आया, और यदि सिकुड़ कर यहां तक आया तो इसको आने में ये कुछ न कुछ वर्क डन करेगा, ध्यान दीजिएगा, या कुछ कार्य हमें प्राप्त होगा। तो यहां से यहां तक इसको कंट्रैक्ट होने में या सिकुड़ने में जितना वर्क डन मिलता है वो वर्क डन ही उस सरफेस में एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है। अर्थात किसी भी सरफेस को सिकुड़ने में या फैलाने में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सपोज करिए आप देखिएगा, आप वो जो शॉप में हम लोग लेते हैं और उसको मुंह से फूंकते हैं तो उसका बुलबुला जो होता है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता जाता है, एरिया बढ़ता जाता है। तो उसको जब हम फूंकते हैं तो एयर देते हैं तो वो स्ट्रेचेबल होता है, अर्थात उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। तो उसको बढ़ाने में जितना वर्क कर रहे हैं ना, वो कहीं वर्क जा नहीं रहा है, वो किसी न किसी एनर्जी के रूप में उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है, और जिस एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कौन एनर्जी, सरफेस एनर्जी। तो एक बात और कर लें, किसी भी सरफेस को सिकुड़ने में या उसको फैलाने में जितना वर्क डन करते हैं वो उसके सरफेस में एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे सरफेस एनर्जी करते हैं। अर्थात वो सरफेस एनर्जी और वह एरिया जितना दूर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस एरिया के रेशियो को ही हम लोग नाम देते हैं, फिर मान निकालते हैं किसका, सरफेस टेंशन का। तो आई होप आप लोग को ये दोनों डिफिनीशन समझ में आई होगी। आप मैथमेटिकल डिफिनीशन भी दे सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी वाली भी डिफिनीशन दे सकते हैं। मान निकालने के लिए इन दोनों फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे मान निकाला जाता है। तो दो, एक याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर और एक याद रखिएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहीं पे शार्ट में हम आपको बता देते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बीमीय सूत्र। ये एग्जाम में अक्सर पूछ देता है।
तो आप डायमेंशन फार्मूला निकालना आप लोग जानते होंगे, फोर्स का होता है mL/T/-2 और इसका L हो जाएगा। तो आपका जो सिग्मा का जो मान आ जाएगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकालना देखे होंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं mL0T/-1। ये भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो क्या क्या आपको सरफेस टेंशन में याद रखना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, पहला सरफेस टेंशन किसकी वजह से पाया जाता है, फिर वो सरफेस टेंशन पे किस किस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, वो चारों फैक्टर आप याद रखिएगा। सरफेस टेंशन का मान किस किस सूत्रों से निकाला जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ये भी यूनिट पूछ देता है, ये भी यूनिट, और उसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। तो आई होप सरफेस टेंशन से रिलेटेड इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं और ये चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है एक्सेस प्रेशर क्या होता है, अधिक दाब क्या होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी तक आप लोग ने सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा। अब सरफेस टेंशन और एक्सेस प्रेशर के बीच रिलेशन पूछता है। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एक्सेस प्रेशर। अधिक दाब, सरफेस टेंशन और अधिक दाब में क्या संबंध होता है, ये इसके बारे में कुछ फार्मूले आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस पे न्यूमेरिकल्स आता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, व्हाट इज एक्सेस प्रेशर, क्योंकि सरफेस टेंशन को आपने अच्छे से समझा, लेकिन जब तक आप अधिक दाब को नहीं समझेंगे तब तक आप दोनों के बीच रिलेशन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं एक्सेस प्रेशर क्या होता है। अधिक दाब, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए हैं कि सरफेस टेंशन के कारण, सपोज करिए ये कोई फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, तो अभी आप देखे हैं कि सरफेस टेंशन के कारण ये हमेशा सिकुड़ने का प्रयास करेगा। तो ये कोई वाटर की फ्री सरफेस है और ये सिकुड़ा, तो सपोज करिए या तो ये इस शेप में होगा या तो ये इस शेप में होगा। अभी हम आपको बता देंगे आगे कब ये शेप होता है, कब ये शेप होता है। अर्थात ये सपोज करिए कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात अभी आप पढ़े हैं कि सरफेस टेंशन के कारण हर एक लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो सिकुड़ करके मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करती है। तो ये मिनिमम एरिया जब रिक्वायर्ड करता है तो ये सर्कुलर शेप में इसका जो है फ्री सरफेस आने का प्रयास करता है। तो दो शेप बनता है, या तो कॉन्वेक्स का या तो कॉनकेव का। अब बात समझिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो हम बात करते हैं, सपोज करिए कि यहाँ और यहाँ के मीडियम में हम प्रेशर की बात कर दें तो आपको पता होगा यहाँ पे सपोज करिए प्रेशर P1 है, यहाँ पे सपोज करिए प्रेशर P2 है। अब दोनों के मान में कितने का अंतर आएगा इसको ध्यान से देखिए। अब सपोज करिए ये कोई सॉफ्ट बबल है, सॉफ्ट बबल, तो सॉफ्ट बबल होगा यहाँ पे, ऊपर भी एयर है और अंदर भी एयर है, तो ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन आपको पता होगा कि इस ब्रह्मांड में मैक्सिमम चीज़ें इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती हैं, तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे किस वजह से इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक है, लेकिन यहाँ पे एक सरफेस टेंशन है, इसके सरफेस पे ऐसे कहीं न कहीं ये लग रहा है, चारों तरफ से इस पे सरफेस टेंशन, ऊपर से भी नीचे से भी ये सरफेस टेंशन लग रहा है। तो जब सरफेस टेंशन लग रहा है ये, तो सरफेस टेंशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो अंदर की तरफ वर्क करेगा, रिजल्टेंट फोर्स।
अब रिजल्टेंट फोर्स जो सरफेस टेंशन के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अंदर की तरफ इसको दबाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी ये बुलबुला बना हुआ है, बुलबुला बना हुआ देखते भी हैं। तो ये तभी संभव है जब इसको भी बैलेंस किया जाए। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब ये इसको ऐसे कवर करता है तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, इसके वजह से कुछ एयर प्रवेश कर जाता है या कुछ एक्स्ट्रा ऐसा इक्विलिब्रियम कंडीशन जनरेट होता है ताकि यहाँ का जो प्रेशर हो जाए वो इससे कुछ अधिक हो जाए, और ऐसा होता भी है। अर्थात यहाँ का जो प्रेशर होता है इसके अपेक्षा थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा होता है कभी भी सरफेस करेगा। तो ये वाला, ये अंदर से देखे तो कॉनकेव होगा, बाहर से देखे तो कॉन्वेक्स होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या आता है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, और ये जो एक्सेस प्रेशर होता है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन, अर्थात यदि सरफेस टेंशन जीरो कर दें तो एक्सेस प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। अर्थात अब कहेंगे यहाँ एयर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक है, सपोज करिए वाटर का बबल है, वाटर का, तो आप लोग पढ़े होंगे जैसे यहाँ पे वाटर है सपोज करिएगा, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव होता है एटमॉस्फेरिक का। अब प्लस इस वाटर की वजह से प्रेशर का मान ऐड हो जाता है तो यहाँ प्रेशर इसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब हम सरफेस की बात करेंगे, जैसे वाटर का ड्रॉपलेट है तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ दोनों एटीएम है लेकिन यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा अधिक होगा, या तो वाटर की वजह से कह लें या तो सरफेस टेंशन की वजह से कह लें, लेकिन अंदर का प्रेशर हमेशा बाहर वाले की अपेक्षा कुछ अधिक होगा, चाहे वो सांप का बबल हो चाहे वो वाटर का बबल हो। अर्थात यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो हमेशा कॉनकेव साइड का प्रेशर का मान कॉन्वेक्स की अपेक्षा ज्यादा होगा, अर्थात P2 इज ग्रेटर देन P1। तो हमेशा जो कॉनकेव साइड का प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। और इन्हीं दोनों प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, इन्हीं दोनों प्रेशर का जो अंतर होता है, जो ड्यू टू सरफेस टेंशन के पाया जाता है, उसी को हम लोग नाम देते हैं एक्सेस प्रेशर। तो आई होप आप लोग को एक्सेस प्रेशर समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, एक्सेस प्रेशर क्या है इसको आपको समझना है। था फिर समझिए, किसी भी लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है वो हमेशा मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड करने का प्रयास करी गई। तो मिनिमम जब एरिया रिक्वायर्ड करेगी तो इस तरह का शेप आपका बनेगा, या तो कॉन्वेक्स का या तो कॉनकेव का। तो कॉनकेव की साइड में जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स की अपेक्षा हमेशा ज़्यादा होता है, और ये जितना अधिक प्रेशर होता है कॉनकेव साइड में कॉन्वेक्स की अपेक्षा, उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं एक्सेस प्रेशर, जो किसकी वजह से बैलेंस होता है, सरफेस टेंशन। अर्थात सरफेस टेंशन जीरो तो एक्सेस प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो आई होप एक्सेस प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके बीच क्या रिलेशन है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, या इसके पहले एक चीज और समझ लीजिए आप लोग जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी। कांटेक्ट एंगल, या टेंजेंट एंगल, ये ले लीजिए टेंजेंट एंगल, सॉरी स्पर्श कोण। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, इसकी भी जरूरत आपको आगे सरफेस टेंशन में या कैपिलरिटी में जरूरत पड़ेगी। ये स्पर्श कोण क्या होता है, ये यदि आप पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे कब कॉनकेव होगा, अब कब कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि आप तो इतना समझ गए हैं कॉनकेव की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन कब कॉनकेव बन जाता है, कब कॉन्वेक्स बन जाता है, इसके लिए आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। स्पर्श कोण होता क्या है। चलिए यहाँ पे एक लाइन खींच रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इधर हम डिस्कस करेंगे Hg के बारे में, पारा। इन दोनों का एग्जांपल लेकर के हम आपको बताते हैं। सपोज करिए यहाँ पे ये ग्लास है और ये वाटर है, यहाँ पे ग्लास है और ये मरकरी है, Hg है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ का जो पार्टिकल है, यहाँ का, इस पे दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं, अर्थात वाटर का जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा कोहेसिव फोर्स, और जो ग्लास होगा ये इस पे लगाएगा एडहेसिव फोर्स। ये ध्यान दीजिएगा।
और इसके मॉलिक्यूल पे यहाँ 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 अंदर तरफ तो कोहेसिव लगेगा केवल, लेकिन यहाँ पे एडहेसिव भी लगेगा। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है इसके बारे में आपको बता दूं। ये चूंकि यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली ये संभव है, देखा गया है कि वाटर में जो होता है वो एडहेसिव फोर्स का मान ज़्यादा होता है वाटर में, अर्थात फॉर वाटर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अर्थात एडहेसिव फोर्स का मान जो होता है वो कोहेसिव फोर्स की अपेक्षा अधिक होता है, और किसी भी जो वेटिंग लिक्विड होगा यानी जो किसी सरफेस को भिगोता होगा उसके लिए भी यही रूल लागू होगा कि एडहेसिव फोर्स का मान हमेशा कोहेसिव फोर्स से क्या होता होगा, अधिक होता होगा। जब ये अधिक होगा तो इसको चिपकेगा, और चिपकेगा जब तो जाहिर सी बात है ये उतना नीचे नहीं आ पाएगा जितना ये आ जाएगा। तो जब ये उतना नीचे ना आकर के ये उतना नीचे आ जाएगा तो इसकी जो सरफेस बनती है, ये दोनों तरफ ग्लास है, ये हमेशा बन जाता है ऐसे आपका ये, अर्थात इधर भी ग्लास है और ये, तो हमेशा जो सरफेस इसका बनता है वो कॉनकेव बनता है। एक ऑब्जेक्टिव वो भी पूछा जा सकता है कि आगे पढ़ाएंगे कैपिलरी ट्यूब में जो वाटर का सरफेस होता है वो कैसा बनता है, तो याद रखिएगा कॉनकेव, बस समझिएगा। लेकिन जब यहीं ग्लास की बात कर दें बेटा, तो HG और ग्लास की बात कर दें तो यहाँ पे आपका कोहेसिव लगेगा और यहाँ लगता है आपका एडहेसिव, लेकिन यहाँ पर कोहेसिव का मान बहुत अधिक है। एडहेसिव फोर्स की अपेक्षा। तो ये वाला जो होता है इसको ऐसे खींच देगा, इधर वाला ऐसे खींच देगा, ये प्रेशर का मान ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे ना आकर के जो होता है ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये वाले दब जाएंगे। तो जब ये नीचे हो जाता है तो ये दबने के बजाय जो होता है ये थोड़ा सा ऊपर आपका ऐसे उठ जाता है, क्योंकि इधर वाला कोहेशन एडहेशन से क्या होता है, अधिक हो जाता है, अर्थात यहाँ जो सरफेस बनता है ये कॉन्वेक्स बनता है। तो याद रखिएगा, यानी जिस किसी भी लिक्विड में कोहेसिव फोर्स का मान एडहेसिव से ज़्यादा होता है वो हमेशा नॉन वेटिंग लिक्विड कहलाता है, और इसमें जो सरफेस बनेगा, कैपिलरी की जब बात करेंगे तो उसमें जो सरफेस बनता है वो क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है, और यहाँ जो बनता है वो क्या बनता है, कॉनकेव बनता है। तो जो भी होगा सरफेस बना। अब बात करते हैं टेंजेंट एंगल, स्पर्श कोण क्या होता है, तो इसके बारे में आप नोट कर लीजिएगा भी। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये आपका सरफेस है, इस पे आपका वाटर का ड्रॉपलेट रखें, वाटर में ऐसे बनेगा और मरकरी में ऐसे बनेगा। तो अब परिभाषा देते हैं टेंजेंट एंगल की। टेंजेंट एंगल होता क्या है, स्पर्श कोण होता क्या है, यानी लिक्विड और ग्लास का जो कांटेक्ट पॉइंट है वहीं से दोनों के कांटेक्ट सरफेस पे एक लाइन खींचना है, अर्थात लिक्विड और ग्लास का जो कांटेक्ट लाइन है वहां पे अंदर की तरफ एक लाइन खींचना है, और जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस पे एक स्पर्श रेखा खींचना है। जो काम यहाँ वही काम वहां भी, अर्थात यहाँ कांटेक्ट पॉइंट लेंगे और दोनों के संपर्क में रहते हुए एक लाइन खींचेंगे हमेशा, यानी दोनों के संपर्क में। यदि ऊपर खींच देंगे तो ग्लास तो होगा लेकिन लिक्विड नहीं होगा, यहाँ भी ऊपर खींच देंगे तो ग्लास होगा, और यहाँ क्या है, लिक्विड भी है ग्लास भी है। तो यही काम करना है, दोनों के संपर्क में रहते एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन उस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे कर्व पर। तो ये जो दोनों लाइन खींचते हैं इन्हीं के बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं कौन एंगल, स्पर्श कोण, अर्थात टेंजेंट एंगल। तो आई होप टेंजेंट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि जो वाटर होता है उसके लिए टेंजेंट एंगल का मान जो होता है 90 डिग्री से कम होता है, और लेकिन जो मरकरी होता है उसके लिए टेंजेंट एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो एक लाइन में आप ऑब्जेक्टिव, अब आपको ये सारी चीज़ें नोट करा दे रहे हैं, ये चीज़ें आप लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ लीजिएगा क्या है उसको ध्यान से देखिए। हम एक लाइन में ऑब्जेक्टिव आपको नोट करा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। जैसे ये लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे पहला, इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, अर्थात टेंजेंट एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थात एडहेसिव फोर्स आप लिख लीजिएगा ग्रेटर देन होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से,
और इसी लाइन में ऐसे डैश करके इसी के आगे लिख लीजिएगा, अर्थात जो सरफेस होगा फ्री सरफेस वो हमेशा कॉनकेव बनेगा, ऊपर से देखने पर कॉनकेव बनेगा। तो ये आपको कैपिलरिटी में यूज होगा। ये लाइन नोट कर लेंगे, थीटा 90 डिग्री से कम है तो एडहेसिव फोर्स का मान अर्थात क्या होगा, कोहेसिव से ज़्यादा होगा, और जो फ्री सरफेस होगा वो हमेशा किस शेप में बनेगा बेटा, कॉनकेव में होगा। और ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एक बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वाटर। और एक बात और यहीं पे नोट कर लीजिएगा, प्योर वाटर तथा ग्लास के बीच थीटा का जो मान होता है वो आपका 0 डिग्री प्योर वाटर होगा। लेकिन यदि सिंपल वाटर है, कोई साधारण जल, तथा ग्लास के बीच जो थीटा होगा इसका जो मान होता है वो लगभग हम लोग लेते हैं 8 डिग्री। ये आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इनकी वैल्यू दी नहीं रहती है, तो न्यूमेरिकल में जब इनका वैल्यू दिया नहीं रहता है तो आपको ये याद रहेगा, तो आप आसानी से रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्योर वाटर और ग्लास के बीच थीटा का मान 0 डिग्री लेते हैं, और कहीं सिंपल वाटर है और जो है ग्लास के बीच थीटा का मान हम लोग लेते हैं 80 डिग्री। तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा आप याद रखिएगा, इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, अर्थात जिस लिक्विड के लिए टेंजेंट एंगल का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये होगा कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, यानी वहाँ कोहेसन ज़्यादा होगा किसकी अपेक्षा, एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स की अपेक्षा। और यहाँ पे जो फ्री सरफेस होगा वो आपका क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। अब कॉन्वेक्स बनेगा तो फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल Hg मरकरी, याद रखिएगा। और मरकरी के लिए, इसके लिए जो थीटा का मान है वो स्टैंडर्ड वैल्यू वो 128 डिग्री लेते हैं, 128 डिग्री लेते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपके जेई में कभी कभी ये 128 न लेकर इसका वेरिएशन देता है, कहीं कहीं 132 भी ले लेता है, या मैक्सिमम इंटरमीडिएट में आप देखेंगे तो 135 डिग्री भी लिया हुआ है। तो इसका वेरिएशन आप याद रखिएगा। लेकिन वैल्यू जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा थीटा का मान 180 डिग्री। और कभी भी सरफेस टेंशन या कैपिलरिटी की बात होती है तो इन्हीं दोनों स्टैंडर्ड लिक्विड की बात हम लोग करते हैं, एक वाटर की और एक Hg अर्थात मरकरी की बात करते हैं। तो आई होप आपका ये क्या टेंजेंट एंगल होता है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। परिभाषा एक बार हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा। क्या कहिएगा, जब कोई लिक्विड किसी ग्लास के संपर्क में आता है तो उनके कांटेक्ट पॉइंट पर, कांटेक्ट पॉइंट से उसके दोनों के कांटेक्ट में रहती हुई एक लाइन खींचना है, और उसके जो कर्व सरफेस होती है उस पर एक लाइन खींचना है। तो उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम लोग टेंजेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये आई होप ये सब सारी चीजें नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड एक्सेस प्रेशर। चलिए, तो आई होप आप लोग को सरफेस टेंशन क्या है ये समझ में आ गया। सरफेस टेंशन किसकी वजह से पाया जाता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपने समझा। उसी की आगे कड़ी में आपको बताए थे एक्सेस प्रेशर किसे कहते हैं, एक्सेस प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है, टेंजेंट एंगल क्या होता है, कब सरफेस कॉन्वेक्स बनता है, कब सरफेस कॉनकेव होता है, ये सारी चीज़ों ने आपने सीखा। अब क्या है, एक्सेस प्रेशर जो डेल्टा पी है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन। पहला किसके लिए, फॉर वाटर बबल। 3 के लिए हम लोग पढ़ते हैं, एक वाटर बबल के लिए, एक सॉप के लिए, एक वाटर जेट के लिए या लिक्विड जेट के लिए। 3 वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम वाटर बबल ले लिए, तो देखिए बाहर एयर है और अंदर जो होता है वो वाटर है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की। तो आपको मैं बताया था ये सरफेस कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव की तरफ प्रेशर इसकी अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, P2 माइनस P1, इसी को हम लोग कहेंगे डेल्टा P, और यही आपका क्या है, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। अब इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है वाटर के ड्रॉपलेट के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से कट किया। जब कट किए तो आप देखोगे क्या कि इसके सरफेस पे स्पर्शी चारों तरफ से हर एक पॉइंट पर क्या लग रहा है,
सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स जो है आपका, इसको सरफेस टेंशन को हम लोग इसके स्पर्शी, इसके जैसे ये है, इसके स्पर्शी ही आपको लिखेगा ये सिग्मा का मान। और इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे ये जो है आपका प्रेशर लगेगा आपका अंदर की तरफ। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर क्या करेगा, इसको बाहर से इसको फोड़ने का प्रयास करेगा और सरफेस टेंशन इसको अंदर लाने का प्रयास करेगा। और जब वही प्रेशर का मान बढ़ जाए या सरफेस टूट जाए तो वही हमारा बबल्स फूट जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच रिलेशन बैठाने के लिए यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों के बीच। यहाँ पे दो तरह के फोर्स हैं, एक प्रेशर जो है, प्रेशर जो लग रहा है इसको फोड़ने का प्रयास कर रहा है, उस प्रेशर की वजह से फोर्स, और एक सरफेस टेंशन है जो इसको सिकुड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके वजह से फोर्स। दोनों जब तक एक दूसरे को बैलेंस किए हैं तब तक बबल्स बना रहेगा। किसी की भी वैल्यू बढ़ गई तो वो आप बबल्स जो होता है वो फूट जाता है और इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर बराबर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किए हैं। अब फोर्स ड्यू टू प्रेशर, तो आप पढ़े होंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, एक सूत्र ये है। और एक पढ़े होंगे सरफेस टेंशन सिग्मा बराबर F/L। ये दोनों सूत्र को हम लोग बैलेंस करना है। तो हमको फोर्स को फोर्स के बराबर लेना है। तो जब ये प्रेशर वाला फोर्स लेंगे तो यहाँ पे दाब इंटू एरिया करेंगे, और जब सरफेस टेंशन वाला फोर्स लेंगे तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे लिए फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स है, तो प्रेशर इंटू कितने एरिया में है। तो यहाँ एक्सेस प्रेशर जो होगा इन दोनों का डिफरेंस अर्थात कितना है, यहाँ पे ले लिए डेल्टा पी। और ये कितने एरिया में लग रहा है, यहाँ पे हम लोग ये हैचिंग कर दे रहे हैं, कितने एरिया में लगेगा, अर्थात इस वाटर का ड्रॉपलेट का जो डाया है यदि डी होगा तो इसका जो एरिया होगा वो एक सर्किल का प्रोजेक्शन बनेगा, अर्थात जो एरिया आएगा वो π/4 d²। आप रेडियस के टर्म में भी ले सकते हैं πr², कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब हमको लेना है सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन वजह से फोर्स, तो फोर्स और क्या होगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो यहाँ पे आ जाएगा सरफेस टेंशन जिसको हम लोग लिख रहे हैं सिग्मा से, और कितने लेंथ में आएगा, ये केवल सरफेस पे ही लगेगा। तो ये आपको लेंथ लेना है, अर्थात सरकमफरेंस का मान, परिधि का मान। तो सरकमफरेंस कितना होगा बेटा, 2πr या πd। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा πd। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा पी का मान कितना होगा। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से डी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया डेल्टा पी का मान बेटा, 4 सिग्मा और अपान कितना हो जाएगा टी। तो ये एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन के बीच रिलेशन है, किसके लिए, फॉर वाटर बबल। इसको आप रेडियस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो बाबू। यहाँ पे आप लिख सकते हो 2r, यदि इसका रेडियस यदि हम लोग कैपिटल R मान लें रेडियस, तो आप डाया के जगह पे जब 2r पुट करोगे तो यहाँ जाएगा 4 सिग्मा बटे 2r। तो 2 से 4 कुछ कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 सिग्मा बटे r। तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस हो गया और ये इन टर्म्स ऑफ डायमीटर हो गया। तो दोनों फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, डेल्टा पी बराबर 4 सिग्मा अपान डी या 2 सिग्मा अपान कैपिटल R। तो ये एक रिलेशन हुआ। सेम इसी प्रकार आपका रिलेशन होता है किसके लिए, सॉफ्ट बबल्स के लिए। इसी तरह रिलेशन होता है आपका किसके लिए, लिक्विड जेट के लिए या वाटर जेट के लिए। तो उन दोनों का फार्मूला हम आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रूफिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, हम उसको प्रूफ करके बता देंगे। फिलहाल कंपटीशन में सबकी प्रूफिंग से आपको मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। दूसरा, फॉर सॉफ्ट बबल, सॉफ्ट बबल के लिए दोनों तरफ आपके एयर होंगे, तो इसी से इसकी अपेक्षा वैल्यू जो होता है वो डबल हो जाता है, अर्थात डेल्टा पी का जो मान आता है, जो यहाँ 4 सिग्मा अपान डी आया है, वो आपका हो जाएगा 8 सिग्मा अपान डी, या डाया के फॉर्म में हो जाएगा 4 सिग्मा अपान आर। और तीसरा जो होता है वो वाटर जेट,
या इसी को लिक्विड जेट भी कहते हैं। इसके लिए जो फार्मूला आ जाता है बाबू, ये आपका यहाँ पे इसको मेंशन कर दे रहे हैं, डेल्टा पी बराबर यह आ जाएगा 2 सिग्मा अपान डी या सिग्मा अपान आर। तो ये सरफेस टेंशन की कहानी थी। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा यहाँ पर, वाटर जेट क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। क्योंकि सॉफ्ट बबल तो आप समझे होंगे, जो सॉफ्ट का बबल्स होता है, साबुन का बुलबुला होता है, अंदर भी एयर होती है, बाहर भी एयर होती है, तो 2 लेयर होती है। यानी यहाँ से जब आप कट करेंगे तो इसके 2 लेयर होंगे। यहाँ पर आपका यहाँ पे 2 लेयर होगा, अर्थात ऊपर सरफेस से भी आपका सरफेस टेंशन आएगा और अंदर से भी, अंदर सरफेस से भी सरफेस टेंशन आएगा। तो यहाँ जो फार्मूला जो आएगा, बाकी प्रेशर वाला फार्मूला तो वही होगा। यहाँ पे जस्ट बेटा सिग्मा इंटू पाई डी किए हो, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू पाई डी न कर करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई डी, अर्थात दो ऊपर भी और नीचे दोनों पे लगेगा, इसी का जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन वाटर जेट क्या होता है ये देखिए, सपोज करिए ये नोजल है, ये नोजल, तो नोजल से जब वाटर जाता है बेटा, तो आप जो आखिरी बूंद देखते होगे वो थोड़ा सा आपका कुछ इस तरह आपका निकलता है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का जो बूंद होता है वो निकलता है। लेकिन इसको जब हम लोग क्या करते हैं, इसका एनालिसिस अच्छे से करने के लिए इसको हम लोग इस सिलिंड्रिकल के शेप का जेट मान लेते हैं। अर्थात जब आपका क्वेश्चन पूछता है वाटर जेट का मतलब कि जब आपका जो लिक्विड हो वो सिलिंड्रिकल शेप का हो जाए, यानी लिक्विड का जो जेट होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का हो जाता है, तब आपका सरफेस टेंशन और डिलेशन की वैल्यू कितनी होती है। तो जब इसको आप यहाँ से कट करोगे तो आप पाओगे क्या, यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको शेप बनेगा जी। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन आएगा सिग्मा, इस लाइन पे सिग्मा आएगा। तो ये लंबाई सपोज करिए L है और ये इतना मान लीजिए D है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अपनाओगे, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, प्रेशर की वजह से फोर्स और ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। तो ये जो एरिया होगा L इंटू डी हो जाएगा बेटा, तो डेल्टा P इंटू L इंटू डी। लेकिन जब आप सिग्मा, तो सिग्मा हो जाएगा और इस लंबाई और इस लंबाई, इन्हीं दोनों लंबाई में केवल सरफेस टेंशन फोर्स काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2L। तो L से L आपका कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा P का मान आ जाएगा 2 सिग्मा अपान डी। तो फिलहाल प्रूफिंग से मतलब आप मत याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, पहला वाटर बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर का मान होता है वो 4 सिग्मा अपान डी या 2 सिग्मा अपान आर जो होता है, सॉफ्ट बबल के लिए 8 सिग्मा अपान डी 4 सिग्मा अपान आर होता है, और वाटर जेट या लिक्विड जेट के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 2 सिग्मा अपान डी होती है। तो सरफेस टेंशन की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में आप देखे होंगे, लेकिन आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी है। फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या है, ये आप नोट कर लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैसे जो है क्या उसकी डिफिनीशन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर सरफेस टेंशन किसके वजह से पाया जाता है, कोहेशन की वजह से। सरफेस टेंशन पे किस किस फैक्टर का प्रभाव पड़ता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, ये आपने देखा। फिर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, टेंजेंट एंगल क्या होता है, कब कॉनकेव बनेगा, कब कॉन्वेक्स बनेगा, और एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन के बीच क्या रिलेशन है। तो आई होप सरफेस टेंशन की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब अगली प्रॉपर्टी हम आपके सामने लेकर के आएंगे, कैपिलरिटी। तो जो है अब आज आपको आज का टॉपिक इस लेक्चर में यहीं तक हम समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका अच्छे से जो है नोट्स बना लीजिएगा, और लास्ट में जो ये चैप्टर जो समाप्त होगा तो मैं आपको नोट्स PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। मैं अपना नंबर आपको दे दिया था, उस नंबर पे भी आप PDF मांग सकते हैं। तो जो ये चैप्टर खत्म होगा ये जो है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आप लोग सकुशल होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।